I am going to tell you video recording today, and that is related to braking system and its operating principle. ब्रेकिंग सिस्टम एंड इट्स ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, ठीक है। तो उसमें जो है ब्रेकिंग सिस्टम एंड ऑपरेटिंग प्रिंसिपल में जो है वो हमें इट इज़ ए बैलेंस्ड सेट ऑफ मैकेनिकल एंड हाइड्रोलिक डिवाइस यूज्ड टू रिटार्ड द मोशन ऑफ द व्हीकल, ठीक है। व्हेन द ब्रेक आर अप्लाइड, रफ टेक्सचर्ड ब्रेक पैड और ब्रेक शूज आर प्रेस्ड अगेंस्ट द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द व्हीकल, बी इट डिस्क और ड्रम, है ना। तो जब क्या होता है, ब्रेक पैडल जब आप दबाते हैं तो उस समय ब्रेक शूज़ जो होते हैं वो ड्रम पर या डिस्क ब्रेक में जो आपके ब्रेक शूज़ हैं वो रोटेटिंग पार्ट के ऊपर जा कर के फिक्स होते हैं, ब्रेक उसको दबाते हैं जिससे कि ब्रेक नहीं करता है। अब रिक्वायरमेंट क्या है ब्रेकिंग सिस्टम का? रिक्वायरमेंट, व्हीकल शुड स्टॉप विद इन रिजनेबल डिस्टेंस, है ना। रिजनेबल डिस्टेंस पर जाकर के व्हीकल को रुक जाना चाहिए। द रिटार्डेशन शुड बी स्मूथ एंड फ्री फ्रॉम शडर, झटका नहीं लगना चाहिए। नॉट टू बी अफेक्टेड बाय वाटर, हीट, रोड ग्रिट और डस्ट, इससे ब्रेकिंग सिस्टम अफेक्टेड नहीं होना चाहिए, न वाटर से, न हीट से, न रोड के गंदगी से, इससे फ्री होना चाहिए। नॉट टू बी अफेक्टेड बाय वाटर, हीट, रोड ग्रिट और डस्ट। Fourth point, permit the operator to retain control of the vehicle. The vehicle must not skid when brake are applied, है ना। मतलब जो तुम्हारा ड्राइवर है, गाड़ी उसके कंट्रोल में होना चाहिए। ये नहीं कि गाड़ी उसके आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है। तो ब्रेकिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि गाड़ी उसके कंट्रोल में होना चाहिए। उसके बाद गुड एंटी फेट कैरेक्टरिस्टिक, उसका घिसना जो है ब्रेकिंग का, ब्रेक पैड वगैरह का कम से कम घिसना चाहिए। एडिक्वेट ड्यूरेबिलिटी विद इकोनॉमिकल मेंटेनेंस एंड एडजस्टमेंट, है ना। ब्रेकिंग पैड का लाइफ जो है वो सफिशिएंट होना चाहिए, वो कम नहीं होना चाहिए लाइफ उसका, एडिक्वेट होना चाहिए, सफिशिएंट लाइफ होना चाहिए, जिससे कि उसका मेंटेनेंस वो कम से कम हो और एडजस्टमेंट कम से कम करना पड़ेगा। हाई रिलायबिलिटी एंड हाई डिग्री ऑफ सेफ्टी ऑन द रोड के ऊपर सेफ्टी से ब्रेक लग गया, सेफ्टी से ब्रेक लगना चाहिए। हाई रिलायबिलिटी एंड हाई डिग्री ऑफ सेफ्टी ऑन द रोड। फिर मिनिमम वियर एंड टियर ऑफ द ब्रेकिंग लाइनिंग मटेरियल, ब्रेकिंग लाइनिंग मटेरियल जो है मिनिमम वियर एंड टियर्स में होना चाहिए, है ना। मिनिमम वियर एंड टियर होना चाहिए। Following aspect need consideration while designing a braking system, its layout. अब जब इंजीनियर कोई ब्रेकिंग सिस्टम डिज़ाइन करेगा तो उसको क्या क्या चीज़ सोचना पड़ेगा, वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है फॉर एन इंजीनियर। व्हाट कंसिडरेशन शुड बी मेड फॉर द ब्रेकिंग सिस्टम? व्हीकल व्हील बेस एंड हाइट ऑफ सीटिंग। व्हील बेस समझते हो? अगर जिधर डोर आप खोलते हो गाड़ी का, उसके सामने अगर खड़े हो जाए तो फ्रंट और रियर व्हील के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज़ कॉल्ड व्हील बेस, ठीक है। तो व्हीकल व्हील बेस एंड हाइट ऑफ द सीटिंग, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका कितने ऊपर है ये भी इम्पॉर्टेंट है। व्हीकल व्हील बेस इम्पॉर्टेंट है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये आप जब डिज़ाइन करेंगे ब्रेकिंग सिस्टम, कोई इंजीनियर जब डिज़ाइन करेगा ब्रेकिंग सिस्टम तो उसके लिए ये चीज़ जानना जरूरी है। पहला व्हीकल व्हील बेस और हाइट ऑफ द सीटिंग। दूसरा वेट ऑफ द व्हीकल व्हेन एम्प्टी एंड लोडेड। दूसरा चीज़ क्या जानेगा वो कि व्हीकल का वेट कितना भार है व्हीकल का, वो जब लोड किया गया तो उसका भार कितना, लोड कितना है, व्हीकल वेट एंड जब वो खाली है व्हीकल और जब भरा हुआ तो उसका लोड कितना है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिक वेट एमंग्स द एक्सेल, एक्सेल के ऊपर कितना स्टैटिक वेट वर्क कर रहा है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्सेल, उसके ऊपर जो है स्टैटिक वेट कितना वर्क कर रहा है ये भी जानना जरूरी है, ठीक है। तो ये पहले का फिगर बना हुआ है, अभी भी डाउन।
तो सबसे पहला डिज़ाइन कंडीशन के लिए क्या इंजीनियर को जानना चाहिए? डिज़ाइन जब करते हैं ब्रेकिंग का तो सबसे पहला व्हीकल व्हील बेस एंड हाइट ऑफ द सीसी, पहला डिज़ाइन के लिए ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम। पहला क्या चीज़ जानना चाहिए? व्हीकल व्हील बेस, व्हील बेस, व्हील व्हील बेस हमको पता होना चाहिए एंड हाइट ऑफ सी जी, हाइट ऑफ सी जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितने ऊपर है ये हमको पहले पता होना चाहिए। दूसरा वेट ऑफ द व्हीकल व्हेन एम्प्टी एंड लोडेड, है ना? वेट क्या है? वेट ऑफ व्हीकल व्हेन एम्प्टी एंड लोडेड, जब लोडेड है व्हीकल तब उसका वेट क्या है, और जब व्हीकल खाली है तब उसका वेट क्या है। ये दो चीज़। तीसरी चीज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिक वेट अमंग्स द एक्सिस, डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिक वेट, स्टैटिक वेट अमंग्स एक्सिस, द एक्सेल, है ना? मतलब जब गाड़ी खड़ी है स्टैटिक वेट, तो उसका जो वेट है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है एक्सेल के। देन साइज ऑफ द रिम एंड टायर, साइज ऑफ रिम एंड टायर ये भी पता होना चाहिए। पांचवा क्या है? इंटेंडेड फंक्शन एंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ व्हीकल, किस लिए गाड़ी आप कहाँ यूज़ कर रहे हैं? इंटेंडेड फंक्शन एंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ व्हीकल, मैक्सिमम स्पीड ऑफ व्हीकल, ठीक है? ये डिज़ाइन इंजीनियर को इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए, तब वो जा कर के व्हीकल को ठीक से डिज़ाइन कर सकता है। क्या क्या चीज़ थे बेटे इसमें व्हीकल डिज़ाइन में? सबसे पहला चीज़ तो था हमारा क्या कि हमें पहले पता होना चाहिए व्हीकल का व्हील बेस क्या है, सीजी की हाइट कितनी है। दूसरा वेट ऑफ द व्हीकल खाली जब है और जब उसको लोड कर दिया गया तो क्या है ये दोनों चीज़। तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिक वेट अमंग द एक्सेल, जो गाड़ी खड़ी है तो एक्सेल पर किस एक्सेल पर लोड आ रहा है, एक्सेल पर कितना लोड आ रहा है। चौथा रिम का साइज, टायर का साइज। पांचवा इंटेंडेड फंक्शन एंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द व्हीकल, गाड़ी किस लिए आप यूज़ कर रहे हैं? पैसेंजर के लिए यूज़ कर रहे हैं, आप उसको बस के लिए यूज़ कर रहे हैं, आप उसको मिनी ट्रक के लिए यूज़ कर रहे हैं, आप उसको हैवी ट्रक के लिए यूज़ कर रहे हैं, किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? ये भी इम्पॉर्टेंट। तो ब्रेकिंग एफिशिएंसी एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस, अब जो हमारा ब्रेकिंग एफिशिएंसी जो है वो स्टॉपिंग, अगर F इज इक्वल टू V/W तो F इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टायर एंड द रोड, टायर और रोड के बीच में ट्रैक्टिव फोर्स, ट्रैक्टिव फोर्स बोलते हैं। वो फोर्स हमारा टायर और रोड के बीच में कितना है, दैट इज कॉल्ड F इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टायर एंड द रोड। W is the weight of the vehicle, U is the coefficient of friction between the tire and the road, है ना? ट्रैक्टिव एफर्ट उसी को बोलते हैं, ट्रैक्शन या ट्रैक्टिव एफर्ट उसी को बोलते हैं। मतलब गाड़ी जो है अगर रोड पर चल रही है तो उसमें ट्रैक्शन या ट्रैक्टिव एफर्ट क्या चीज़ होगा, ये चीज़ बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको आप जानिए क्या होता है ये ट्रैक्शन और ट्रैक्टिव एफर्ट क्या होता है। कि अगर ये रोड है आपका, ठीक है, और ये व्हील है ना, तो जब पावर मिल रहा व्हील को, गाड़ी आगे बढ़ रही है, तो इसके बीच में फ्रिक्शन जो है, स्लिपेज नहीं होना चाहिए, नो स्लिपेज, नो स्लिपेज, नो स्लिपेज, स्लिपेज नहीं होना चाहिए। देन ओनली इट इज द ट्रैक्टिव एफर्ट, ओनली ट्रैक्टिव एफर्ट, ठीक है। अगर ये स्लिपेज होता है देन इट इज नॉट वर्किंग। ये व्हील है आपका, ये आपका, ठीक है, ये दोनों के बीच में जो है
ट्रैक्टिव एफर्ट वर्क करता है, जो भी पावर आपको मिलता है इंजन से, इंजन का पावर जब आता है तो वो ट्रैक्टिव एफर्ट जो होता है उसको बोलते हैं ट्रैक्टिव एफर्ट। तो ये फोर्स एफ इज द एक्टिव फोर्स विच इज द टायर एंटर हो। फिर उसके बाद डिफरेंट फैक्टर दैट अफेक्ट द ब्रेकिंग एफर्ट। अब ब्रेकिंग एफर्ट किस किस चीज़ से अफेक्टेड होता है? सबसे पहला ब्रेकिंग सिस्टम एम्प्लॉयड, किस टाइप का ब्रेकिंग सिस्टम आपने उसमें लगाया हुआ, किस टाइप की ब्रेकिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, किस टाइप की ब्रेकिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, सबसे पहला चीज़। उसके बाद दूसरा चीज़ आपका जो होता है वो ब्रेकिंग सिस्टम के अलावा जो है उसका दूसरी चीज़ जो है आपकी वो होती है फोर्स अप्लाई टू ब्रेक पैडल। कितना फोर्स आप ब्रेक पैडल पर लगाते हैं, है ना, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्स अप्लाई टू द ब्रेक पैडल। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड टायर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तभी ट्रैक्टिव एफर्ट नाम की चीज़ आती है, जब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रोड और टायर के बीच में कंसीडर करते हैं तब हमारा ट्रैक्टिव एफर्ट आ जाता है। एक तो होता है बेटा रोलिंग रेजिस्टेंस और एक होता है ट्रैक्टिव एफर्ट। रोलिंग रेजिस्टेंस जब गाड़ी जो चलती है बेटा, गाड़ी जब चलती है तो क्या होता है, गाड़ी रोल कर रही है, जब गाड़ी रोल कर रही है बेटा तो क्या होता है, व्हील रोल कर रहा है। तो अगर ये व्हील आपका है ना, तो व्हील में आपके थ्रेड बने रहते हैं, थ्रेड बने रहते हैं, ये व्हील है आपका, ये व्हील आपका है, व्हील में आपके थ्रेड बने हुए है ना, थ्रेड बने होते हैं ना व्हील में, टायर पर थ्रेड बने होते हैं, है ना। लेकिन जब ये गाड़ी जब खड़ी हुई है तो आपका फोर्स यहाँ लग रहा है ना, सीधा जब गाड़ी खड़ी हुई है तो फोर्स आपका ऐसे लग रहा है। लेकिन जब गाड़ी रनिंग में आ रही है तो ये इलास्टोमर जो है आपका वो प्रेस हो रहा है, और प्रेस होकर के जो है वो फिर रिलीज हो रहा है। तो ये इलास्टोमर रबर, इलास्टोमर मतलब रबर, इलास्टोमर क्या होता है, प्रेस हो रहा है और रिलीज हो रहा है। इसलिए सपोज करो अगर आप यहाँ बैठे हुए हो तो आपको फील होगा यहाँ पर प्रेसिंग फिर रिलीज, प्रेसिंग फिर रिलीज। लेकिन आप जानते हो हिस्टेरिसिस कर्व पढ़ा होगा, जब प्रेस हो रहा है बेटा तो ये इस कर्व स्टेप जा रहा है, लेकिन जब रिलीज हो रहा है तो इट इज नॉट फॉलोइंग दिस कर्व, इट इज फॉलोइंग द मदर। रबड़ जो है बेटा इलास्टोमर, जिसको इलास्टोमर प्रॉपर्टी होती है रबड़ की, जिसके वजह से ये सेम पाथ नहीं फॉलो करता है, एंड दिस इज कॉल्ड योर हिस्टेरिसिस। आपने पढ़ा होगा हिस्टेरिसिस, फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो इससे क्या होगा, आपका जब सेम पाथ नहीं फॉलो करेगा तो फोर्स जो लगेगा बेटा वो थोड़ा सा अलग कुछ डिस्टेंस पर फोर्स लगेगा जब गाड़ी चल रही है तब। अब इस फोर्स को अगर हम ट्रांसफ़र करें यहाँ पर तो हमें एक कपुल और प्लस एक फोर्स होता है ना, कोई भी फोर्स अगर आप ट्रांसफ़र करते हो कहीं आपने मैकेनिक्स वगैरह में पढ़ा होगा तो वो फोर्स ट्रांसफ़र होता है, प्लस एक उसके साथ साथ एक कपुल भी लग जाता है। तो ये फोर्स जब जो कि इलास्टोमर प्रॉपर्टी की वजह से सेम पाथ नहीं फॉलो करता है, हिस्टेरिसिस हो जाता है, तो ये डिस्टेंस पर जाके ये फोर्स लगता है, और इस फोर्स को यहाँ ट्रांसफ़र करने के लिए आपका एक कपुल और प्लस वो फोर्स आता है, और इसको फिर हम जो है एक रेजिस्टेंस फोर्स से डिनोट कर सकते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड रोलिंग रेजिस्टेंस, रोलिंग रेजिस्टेंस, ठीक है, ये रोलिंग रेजिस्टेंस कहलाता है। तो ये रोलिंग रेजिस्टेंस क्यों आता है, क्योंकि हमारा टायर जो इलास्टोमर रबर है वो उसकी प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि उसमें हम नेचुरल रबर होता नहीं, नेचुरल रबर जो इलास्टोमर वगैरह है उस रबर में हम कुछ मिलाते हैं केमिकल्स वगैरह, तो जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर जाती है, काफ़ी उसकी प्रॉपर्टी बदल जाती है। तो इस तरह से बेटा हमारा जो फोर्स हुआ, द डिफरेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट द ब्रेकिंग एफर्ट, दैट ब्रेकिंग सिस्टम इम्प्लॉयड, किस टाइप का ब्रेकिंग सिस्टम आपने इम्प्लॉय किया हुआ, हाइड्रोलिक ब्रेक है, कितने टाइप के ब्रेकिंग सिस्टम, हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं, मैकेनिकल ब्रेक होते हैं, उसके बाद न्यूमेटिक ब्रेक भी होते हैं, उसके बाद
एयर ब्रेक भी न्यूमेटिक ब्रेक वही एयर ब्रेक हो गया, एयर ब्रेक भी होते हैं, कई टाइप के ब्रेकिंग सिस्टम होते हैं। तो आप जैसे मैकेनिकल ब्रेक में जैसे आप पुराने स्कूटर्स वगैरह में लगता था मैकेनिकल ब्रेक, है ना, आप पैडल दबाते थे, वायर जो था वो टेंशन में आता था, वो सीधा ब्रेक पैडल ब्रेक शूज़ को जो था फैला। लेकिन हाइड्रोलिक ब्रेक में क्या होता है, उसमें भी एक मास्टर सिलेंडर होता है, उसमें भी आप प्रेशराइज जब करते हैं मास्टर सिलेंडर से वायर निकल के पाइप के थ्रू जाता है, ट्यूब के थ्रू जाता है और ब्रेक सिलेंडर बीच में सिलेंडर लगा रहता है ब्रेक शूज़ के बीच में, वहाँ पर जाके वो प्रेशराइज करता है पिस्टन को और ब्रेक शूज़ फैल जाता है। तीसरा न्यूमेटिक होता है, न्यूमेटिक भी करीब करीब वही होता है जो आपका हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम होता है। लेकिन न्यूमेटिक में सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि इसके लीक करने के चांसेस होते हैं। अगर वो लीक कर गया बेटा तो ब्रेक हुआ तो फेल करेगा। इसलिए आपने ध्यान दिया होगा बेटा, जब भी आप गाड़ी लेके चलते हो, टू व्हीलर लेके चलते हो, किसी ट्रक या किसी कार के पीछे तो ऊपर लिखा रहता है दैट इज मेंटेन ए डिस्टेंस, कुछ दूरी बना के रखें। क्यों लिखा रहता है? इसलिए कि न्यूमेटिक ब्रेक जो होता है उसके फेल करने के चांसेस बहुत एयर लीक कर सकता है। इस तरह से हमने आपको बताया कि ब्रेकिंग सिस्टम क्या है, कौन सा ब्रेकिंग सिस्टम आपने उसमें लगाया, वेदर इट इज न्यूमेटिक, वेदर इट इज हाइड्रोलिक, वेदर इट इज मैकेनिकल। फिर उसके बाद नेक्स्ट था फोर्स अप्लाइड टू द ब्रेक पैडल, आप कितना फोर्स लगा के ब्रेक पैडल को रोक रहे हैं, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा दबाइएगा तो तुरंत ब्रेक स्क्रीज करेगा, सड़क पर जो है स्लिपेज होगा ब्रेक का, टायर जो स्लिप कर जाएगा रोड पर, तो दैट शुड नॉट बी देयर। इसलिए ब्रेक फोर्स कितना लगाते हैं आप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ब्रेक फोर्स जो है आप नॉर्मल ब्रेक फोर्स लगाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड टायर, रोड किस टाइप का है, रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन कितना है, ये डिपेंड करता है रोड की बनावट के ऊपर, किस टाइप का रोड है वो। तो उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रेकिंग सरफेस, आप जब ब्रेक लगा रहे हैं बेटा तो ब्रेक पैडल जब आप लगाया आपने तो ब्रेक शूज़ ड्रम पर जाके पहन के बैठा तो वहाँ पर तो फ्रिक्शन हुआ, ब्रेक शू और ड्रम के बीच में तो फ्रिक्शन आ गया, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वो फ्रिक्शन भी हमें देखना पड़ेगा। तो एक फ्रिक्शन हुआ रोड और आपका रोड और टायर के बीच में, दूसरा फ्रिक्शन हुआ ब्रेक शूज़ के बीच में और ड्रम के बीच में, ठीक है। फॉर व्हीकल ऑफ वेट W एंड मूविंग वेलोसिटी V, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ W/g²। अब ये अगर मान लो S डिस्टेंस पे जाकर रुकता है ब्रेक लगाने के बाद है F/s, मतलब ब्रेकिंग फोर्स A2 डिस्टेंस इक्वल हाफ W/g² हो गया। अब F क्या बेटा, F तो हमारा W है, तो W कट गया बेटा, S = V²/2 Vg। अब V कितना है वो डिपेंड करता है अभी हमारा फ्रिक्शन कितना है रोड पर। Fw = V²/2 G फॉर ब्रेकिंग एफिशिएंसी। अगर मान लो एफिशिएंसी जो है वो फ्रिक्शन के कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर 100% है, ब्रेकिंग एफिशिएंसी 100% अचीव करा जाए तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होगा यूनिटी हो जाएगा, हो जाएगा अगर 100% ब्रेकिंग एफिशिएंसी दी गई तो उस केस में हमारा S जो होता है S = V²/2 G हो जाएगा, S = V²/2 G, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, फॉर करेक्ट इन्फ्लेशन टायर द नॉर्मल वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट फॉर डिफरेंट सरफेस, रोड का सरफेस कैसा है ये बड़ा इम्पोर्टेंट, इस टाइप का फ्रिक्शन होगा। तो रोड सरफेस U की वैल्यू जो है वो पहले, अगर ड्राई और कॉन्क्रीटेड रोड है, मतलब कॉन्क्रीट वाली रोड है लेकिन सूखी हुई है, ड्राई, वहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.92। अगर वेट और कॉन्क्रीटेड है, मान लो बरसात हो गया, गीला हो गया सड़क, लेकिन कॉन्क्रीटेड रोड है, फ्रिक्शन कम हो जाएगा वहाँ पर आपका 0.6। अब अगर वेट पेविंग है, पेविंग में तो रास्ता, कोई रास्ता है जो भी गीला रास्ता है, वहाँ पर फ्रिक्शन रहेगा आपका 0.7। और अगर ड्राई एंड क्लीन पेविंग है, मतलब रास्ता साफ सुथरा है, तो वहाँ पे कोई भी आपका फ्रिक्शन नहीं है, कोई लेवल नहीं है, तो उस केस में आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.82।
ठीक है। अब अगर वही रोड है, वही कीचड़ काचड़ है, कीचड़ तो वहाँ पर फ्रिक्शन आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमेशा भी जो है वो घूम जाएगा वहाँ पर, तो वहाँ पर 0.3 आएगी। अब अगर स्नो ही है, बर्फ पड़ा हुआ है, स्नो मतलब जो नेचुरल बर्फ आपके फॉल जाती है, तो फ्रिक्शन और कम हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। और अगर आइसी है, आइस और स्नो को फर्क तो समझते हैं। आइस जो होता है वो मैन्युफैक्चर्ड, और स्नो जो होता है वो नेचुरल होता है। तो आइसी रोड है, जिसमें बर्फ डाल दिया तो 0.25 होगा। इस तरह से हमारे फ्रिक्शन जो होते हैं उनका डिफरेंट टाइप के रूट पर डिपेंड करता है, किस टाइप का रोड है उसके हिसाब से फ्रिक्शन हमारा डिपेंड करता है। अब ब्रेकिंग एफिशिएंसी क्या होता है? व्हाट इज ब्रेकिंग एफिशिएंसी? दैट इज बीटा बी आर इक्वल टू अल्फा बी आर अपॉन जी इंटू 100। अल्फा बी आर क्या बेटा? ये डी एक्सेलरेशन, मतलब जब ब्रेक लगाते हैं आप तो गाड़ी रुकती है, डी एक्सेलरेट करती है, अल्फा बी आर इज योर डी एक्सेलरेशन। नॉर्मली ब्रेकिंग एफिशिएंसी डिजाइन 65 to 70%, ब्रेकिंग एफिशिएंसी जो होती है 65 से 75% ज़्यादा होती है। The usual practice is to design the braking system for a braking efficiency 65 to 75%. If the braking system is highly efficient, a greater retarding will be produced and that will lead to accident. उससे क्या हो सकता है बेटा? अगर मान लो 100% तुमने एफिशिएंट ब्रेक बना लिया तो क्या होगा? तुरंत दबाव तो गाड़ी रुक जाएगी। 100% एफिशिएंट अगर ब्रेक बना लिया तो आप गाड़ी ब्रेक आपने बैटरी जैसे दबाया गाड़ी तो रुकने रिक्वायर नहीं है, क्योंकि हमें 100% ब्रेकिंग एफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम 65 to 75। अगर 100% ब्रेकिंग है तो क्या प्रॉब्लम आएगी बेटा? पैसेंजर बैठे हुए आपने दबाया तुरंत उनको चोट लगेगी, है ना, इंजरी पैसेंजर हो जाएगा, इंजर्ड हो जाएगा। दूसरा, कोलिजन ऑफ गुड्स एमंग द कुछ सामान पीछे रखा हुआ वो एक दूसरे से टकराए, है ना, कोलिजन होगा उसका, लेकिन आपस में कोलिजन होगा। तीसरा क्या होगा? लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ द व्हीकल बाय द ड्राइवर। भाई अगर आप 100% ब्रेक लगाएगा तो क्या होगा? ड्राइवर कंट्रोल नहीं कर पाएगा, गाड़ी लॉस होगा, लॉस होगा, ठीक है। तो इस तरह से फिर अगर 100% आपने लगा लिया तो रियर ऑफ ब्रेक लाइनर जो है वो भी खराब हो जाएगा, है ना, ये जल्दी घिस जाएगा। तो 100 एफिशिएंसी ब्रेकिंग जो है वो 65 से 75 से ज़्यादा नहीं होगी, 65 से 75% से ज़्यादा नहीं होगी। अगर वो आप उससे ज़्यादा रखेंगे तो इंजरी पैसेंजर हो सकता है, सामान जो रखे हो पीछे वहाँ पर उलट गिर सकते हैं, फिर व्हीकल के ऊपर ड्राइवर का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा वहाँ पर, फिर ब्रेक शुरू में जल्दी घिस जाएंगे। तो ये सब चीज़ें पॉइंट जो है वो आपके आ सकते हैं। उसके बाद द एक्सप्रेशन एस इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 2 is the stopping distance of the vehicle moving at speed v. If the braking efficiency is taken into account, then S is equal to v square upon 2 into beta b braking efficiency. Braking efficiency जो कि 65 से 75 के बीच में होनी चाहिए, उससे ज़्यादा ब्रेकिंग एफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब जो है the efficiency of the various speed and braking distance can be calculated and result plotted graphically. Graphically result plot किया गया braking efficiency और speed के ऊपर वो हमारा जो braking efficiency speed के ऊपर plot किया गया ग्राफ, वो that is something like this. और स्पीड ब्रेकिंग एफिशिएंसी और स्पीड के बीच में, स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्पीड के बीच में, और ब्रेकिंग एफिशिएंसी से पता कर सकते हैं। Another parameter used to define the performance of braking system is
ब्रेकिंग इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी तो अलग चीज़ है, इफेक्टिवनेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेकिंग इफेक्टिवनेस ये क्या चीज़ होता है भाई? विच इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ द ब्रेकिंग सिस्टम टू चेंज ए गिवन पैडल फोर्स इनटू रिटार्डिंग फोर्स एक्टिंग टू द टायर एंड रोड, है ना। मतलब ब्रेकिंग सिस्टम की कैपेबिलिटी मतलब उसका कितनी उसके अंदर क्षमता है कि वो पैडल पर जब लोड लगा रहे हैं तो वो उसको ब्रेकिंग जब पैडल पर लोड लगा रहे हैं तो उसको ब्रेकिंग डिस्टेंस में चेंज कर सकते। ये डिपेंड करता है इफेक्टिवनेस, किस टाइप का आपने ब्रेकिंग सिस्टम लगाया हो, समझे। इस टाइप से हमारे ब्रेकिंग सिस्टम के विषय में हमने आपको काफ़ी कुछ बताया। अब एक न्यूमेरिकल देखिए। A truck running at 64 km/h stop at distance of 27.5. Distance stop S दिया हुआ, velocity V दी हुई। Calculate the value of the coefficient of friction between the wheel and road surface. How this stopping distance would be affected if the friction of coefficient is reduced to 0.3 by rain. पानी बरस गया तो stopping distance आपका coefficient of friction change कर जाएगा। Proceed to predict the stopping distance if the instead of truck calculation are made for car weight of 25% of the truck. इसका weight जो है 25%। तो सबसे पहले हमारा क्या चीज़ दिया है? V दिया हुआ। V कितना दिया हमने? 64 km/h। उसको हमने 64 को चेंज कर लिया, 17.78 मीटर पर सेकेंड हो गया। फिर स्टॉपिंग डिस्टेंस S, स्टॉपिंग डिस्टेंस एस जो होता है v² होता है स्टैंडर्ड। तो v की वैल्यू क्या होगी? v² एस। v वैल्यू को निकालनी है हमको, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पहले निकालना। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालने के लिए क्या होगा? एस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन v² p मालूम है 17.78 v² 2g इंटू डिस्टेंस ट्रेवल एस दिया हुआ है। इस तरह से हमने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल लिया 0.586। अब बोल रहे हैं कि स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगा अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कम हो 0.3। तो उस केस में S इज इक्वल टू आपका हो जाएगा v².2g इंटू u की वैल्यू 0.3 हो गई और S हो जाएगा तुम्हारा v².2g इंटू v² की वैल्यू मालूम 17.78 v² हो गया 2g, g की वैल्यू 9.81 और u 0.3। इससे वैल्यू लिख के रख दोगे उसमें तो हमारा निकल जाएगा ये 53.71 मीटर। Now from the expression S is equal to v²/2 ug, it is evident that stopping distance is independent of the weight of the vehicle. As such, there will be no change in stopping distance if the truck is replaced by the car that has the weight equal to 25% of the truck. ये बोल रहे हैं कि स्टॉपिंग डिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बोल रहे हैं कि अगर मान लो कि डिस्टेंस स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो कार के वेट या ट्रक के वेट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। वेट हमारा कुछ भी हो, हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस जो होगा वो वैरी नहीं करेगा। तो ये बोल रहे थे ना, कार की जगह पर ट्रक की जगह पर अगर कार है तो कार अगर है 25 बोल रहे उसका वेट 25% कम तो भी वो कोई फर्क। एक छोटा सा नंबर का नाम है ए कार ट्रेवलिंग एट 72 km/h स्टॉप इन ए डिस्टेंस ऑफ 28 मीटर। ए कार ट्रेवलिंग 72 km/h stop in a distance of 28 meter. When the brakes are applied to it under the standard road condition, calculate the deceleration produced and efficiency of the braking system. deceleration कितना होगा और efficiency कितनी होगी braking system की। तो वेलोसिटी हमको मालूम है बेटा, सिंपल सा चीज़ है। वेलोसिटी हमको नोन है, तो वेलोसिटी जब नोन है तो वो हो गया हमारा 72 km/h 72 into 1000 upon 3600 and that will be 20 meter per second। अब हम एक स्टैंडर्ड इक्वेशन जानते हैं v² = u² + 2as। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है हमारे पास। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है वो v² + u² + 2as। यहाँ से हम एक्सीलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं a = -20² / 2 × 28। माइनस में आ गया, माइनस का मतलब हो गया डी एक्सेलरेशन। दिस इज
इज द ब्रेकिंग डी एक्सलेशन या अल्फा बी आर, और उसको 7.14 मीटर पर स्क्वायर में लिख सकते हैं। उसके बाद ब्रेकिंग एफिशिएंसी पूछता है। ब्रेकिंग एफिशिएंसी जो होता है वो होता है v²/2 तो v² हमें मालूम है, वेलोसिटी ऑफ द कार 20 मीटर पर सेकेंड, 2 u की वैल्यू को मालूम है 0.98 दिया हुआ क्वेश्चन में, स्टैंडर्ड है 0.92, ये मान लिया 0.92 किसका था हमारा ब्रेकिंग ड्राई कॉन्क्रीटेड रोड को 0.92 था, उसको 0.92 लिख दिया इंटू 9.81 इंटू 28, तो ये डिस्टेंस कवर्ड हो गया गाड़ी। तो इन सबको जब कैलकुलेट किया गया तो ये देखा गया कि हमारा जो ब्रेकिंग डिस्टेंस मतलब एफिशिएंसी जो था वो 0.791 है और 79% हमारी एफिशिएंसी है। इस तरह से हमने आपको 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताया और सबका हमने आपको वैल्यू दिखाया, ठीक है। एंड आई थिंक दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे, ओके।